नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। मित्रों, मैं आपको एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ा रहा हूं। एनवायरमेंटल स्टडीज़ में मैंने इसको होल्ड कर दिया था क्योंकि इसके व्यूज़ और वॉच टाइम नहीं आ रहा था। फिर हमारी टीम ने फैसला किया कि इसको होल्ड कर दिया जाए और जो कोर सब्जेक्ट हैं उनको चलाया जाए। लेकिन आप लोगों के जैसे जैसे मैसेज आते गए और आप लोगों ने बहुत सारे मैसेज किए हैं कि सर ये सब्जेक्ट फिर से स्टार्ट किया जाए, इसको पढ़ाया जाए, तो मैं आपको अब चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव ना करा के एक कंसोलिडेटेड ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। 50 क्वेश्चन के सीरीज में 4 या 5 सीरीज इसकी लाऊंगा जिससे आपका मैक्सिमम कोर्स कवर हो जाए। ये मेरी कोशिश रहेगी और बाकी आप लोग मेहनत करते रहिए। चलिए देखते हैं कि आज क्या मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाया हूँ, उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, इन एन इकोटोन the species which become abundant are called edge species, keystone species, endemic species, foster species। इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में हो जाती हैं वह कहलाती हैं ए किनारे की प्रजाति, बी मूल तत्व जाति, सी स्थानिक प्रजातियां या डी पालक प्रजातियां। तो आपका क्या आंसर इसका सही होगा यह आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपका जो किनारे पर जो प्रचुर मात्रा में प्रजातियां पाई जाती हैं उनको बोलते हैं किनारे की प्रजातियां, किनारे की प्रजातियां। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि एक इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं वह कहलाती हैं किनारे की प्रजातियां या एज स्पीसीज कहलाती हैं। ठीक है, या ध्यान रखिए पेपर में एज भी लिख के आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा कि एज भी हिंदी की तरह लिखा हुआ आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंट स्टडीज इज रेज टू consequences about the environment condition, to teach environmentally appropriate behavior, create an environmental ethics sensitive society, all of the above। कहने का मतलब है पर्यावरण के अध्ययन का उद्देश्य है पर्यावरण की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाएं, पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार सिखाने के लिए पर्यावरण के प्रति संवेदनशील समाज का निर्माण करें, या ऊपर के सभी। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, ऊपर के सभी। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट आंसर। चाहे वो आपका कॉन्शियसनेस जो है उसको बढ़ाना हो, या जागरूकता बढ़ाना हो, या आपका एप्रोप्रिएट बिहेवियर बढ़ाना हो, या आपका एथिक्स सेंसिटिव सोसाइटी क्रिएट करनी हो या बनानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज। कहने का मतलब इनमें से कौन सी चीज ह्यूमन की गतिविधियों से प्रभावित नहीं होती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ मैंग्रोव एंड वेटलैंड, डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, इंक्रीज एक्सटिंक्शन रेट ऑफ स्पीसीज, नन ऑफ द एबव। ठीक है, कि मैंग्रोव और आर्द्रभूमि का विनाश, भूजल का ह्रास, प्रजातियों के विलुप्त होने की दर में वृद्धि, इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए जो गतिविधियां हैं इसमें से ऐसी कोई गतिविधि नहीं है जो ह्यूमन से प्रभावित ना होती हो, चाहे वो प्रजातियों की बात हो, चाहे वो ग्राउंड वाटर की बात हो, चाहे वो आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट की या आर्द्रभूमि के विनाश की बात हो। ठीक है, आर्द्रभूमि होती क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, जहां पर आर्द्रभूमि होती है वहां पर जीवों का विकास जो है वो बहुत ज्यादा होता है, प्रजातियां बहुत ज्यादा डेवलप हो सकती हैं। ठीक है, जंगल उसमें बहुत ज्यादा होते हैं और एनवायरनमेंट के लिए वो बहुत अच्छा होता है, वहाँ पर जीव जंतु ज़्यादा पनपते हैं, जैसे सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, जैसे आपका जो दलदली भूमि वाले क्षेत्र हैं या आर्द्र वन वाले क्षेत्र हैं उस तरह के, जहाँ वर्षा खूब होती हो, पानी भी बहुत होता हो और बड़े बड़े पेड़ होते हों, वहाँ की जड़ों से भी कोपल निकलते हों, पेड़ निकलते हों, तो उनको बोलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव का यहाँ मतलब ये नहीं है कि मैंगो से, ये समझिए। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैनेजमेंट ऑप्शन फॉर एयर पॉल्यूशन, रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, यूजिंग सीएनजी एज फ्यूल, ऑल ऑफ द अबव। वायु प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध विकल्प है, विनियम या मानक, परिवहन योजना, ईंधन के रूप में सीएनजी का प्रयोग, या ये सभी। तो आप जैसा जानते हैं वायु प्रदूषण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध का विकल्प है, सभी हैं। चाहे आपका कोई मानक बनाना हो, स्टैंडर्ड बनाना हो,
परिवहन की प्लानिंग करना हो, ईंधन के रूप में सीएनजी का कैसे उपयोग करना है इसके लिए भी, तो आपका ऑल ऑफ द एबव द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑन द हाइड्रोस्फीयर काजेज, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल इरोजन। जल मंडल पर विकास की गतिविधियां कारण है जलवायु प्रदूषण की, मिट्टी प्रदूषण की, जल प्रदूषण की और मृदा अपरदन की। यहाँ मिट्टी प्रदूषण लिखा है, इसको आप मृदा प्रदूषण भी कह सकते हैं। ठीक है। तो आपसे पूछा है डेवलपमेंट एक्टिविटी और हाइड्रोस्फीयर, यहाँ पर बात सिर्फ पानी की हो रही है, तो इसमें सिर्फ पानी की बात करेगा तो पानी होगा। अगर सिर्फ वातावरण की बात करता तो ये सारे होते। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। जल प्रदूषण इज द राइट आंसर, वाटर पॉल्यूशन इज द राइट आंसर। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन, द स्पीसीज रेस्ट्रिक्टेड टू बी प्रेजेंट इन वन रीजन आर कॉल्ड एज स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज, की स्टोन स्पीसीज। एक ही क्षेत्र में मौजूद रहने वाली प्रतिबंधित प्रजातियों को क्या कहा जाता है, या प्रतिबंधित प्रजातियों को कहा जाता है? किनारे की प्रजातियां, स्थानिक प्रजातियां, लुप्त प्राय प्रजातियां, मूल तत्व प्रजातियां या मूल तत्व जाति। ठीक है। तो यहां पर ये मूल तत्व यहां प्रजातियां कर लीजिएगा। ठीक है, ये स्पीसीज की बात है तो प्रजातियां कर लीजिएगा, मूल तत्व प्रजातियां। ठीक है, इतना तो आपको इंग्लिश में वहां लिखा हुआ है तो समझ में आ ही रहा होगा। तो एक क्षेत्र में मौजूद रहने के लिए प्रतिबंधित प्रजातियों को कहा जाता है स्थानिक प्रजाति, एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, तो ये स्थानिक प्रजाति कहा जाता है जो एक ही क्षेत्र में हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर प्रोवाइडेड बाई, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमन बींग आर प्रोवाइडेड बाई इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर, नेचर, अर्बनाइजेशन। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं किसके द्वारा प्रदान की जाती हैं? औद्योगिकरण द्वारा, कृषि द्वारा, प्रकृति द्वारा या शहरीकरण द्वारा? तो आपका इसमें बहुत सही आपका उत्तर है नेचर या प्रकृति, ये राइट आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझना है कि प्रकृति, जब आप सोचे कुछ भी नहीं था दुनिया में तब भी तो ह्यूमन जिंदा रहता था ना। ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए फिर क्या किया, प्रकृति का दोहन करना शुरू कर दिया, उसका नष्ट करना शुरू कर दिया। आप एसी चलाते हैं तो टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, जबकि वो नेचर के क्या है, खिलाफ है, अगेंस्ट है। तो नेचर भी उसका जो है बाद में आपका रिपल्सन करती है, रिएक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनवायरमेंट इज द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट इंक्लूड्स एयर, वाटर, लैंड, ऑल ऑफ द अबव। पर्यावरण की जीवन रक्षक प्रणालियां हैं जिसमें शामिल हैं वायु, पानी, भूमि, ऊपर के सभी। तो ये तो आपको आंसर सभी को पता ही होगा, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन कुछ आसान भी हो सकते हैं, आसान है जल्दी जल्दी कर लेते हैं, जो कठिन है उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। नेक्स्ट है द टर्म एनवायरमेंट हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड विच मीन्स इन सर्कल और सराउंड। एनवायरमेंट ओइकोज, जियो, एक्वा। वातावरण, ओइकोस, भू, पानी। तो ये पूछा है, एनवायरमेंट वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड से ड्राइव हुआ है, जो जिसमें जो इनसर्कल पोर्शन है, मतलब ये एनवायरमेंट पोर्शन है, ये कहाँ से, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, या क्या है इसका अर्थ? तो इसका अर्थ क्या है, ये आपका ऑप्शन दे रखा है, एनवायरमेंट, ओइकोस, जीवा या एक्वा। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वातावरण। ठीक है, जो फ्रांसीसी शब्द में भी इसका मतलब है घेरा या घेरना, मतलब वातावरण। इन सर्कल इसका मतलब है, मीन्स टू इन सर्कल, और सराउंड, सराउंड मतलब एनवायरमेंट, ये कहने का इसका मतलब था। ठीक है, यहां देखिए सराउंड लिखा है, मतलब जिसमें हम रहते हो या जिसके अंदर हम रहते हो वो क्या है, वातावरण। ओइकोस नहीं है, भू नहीं है, पानी नहीं है। नेक्स्ट है बायोस्फीयर इज द सॉलिड सेल ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स ऑन द surface of the earth, a thin cell of organic matter on the surface of the earth comprising of all the living things, the sphere which occupies the maximum volume of the all spheres, all of the above। जीवमंडल क्या है, पृथ्वी की सतह के ऊपर अकार्बनिक पदार्थों का ठोस खोल, पृथ्वी की सतह के ऊपर कार्बनिक पदार्थों का पतला खोल जिसमें सभी जीवित चीजें शामिल हैं, वह गोला जो सभी गोले का अधिकतम आयतन घेरता है, या ऊपर के सभी, या
या ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो जीवमंडल क्या है यह आपसे पूछा गया है। तो इसमें जीवमंडल क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर कार्बनिक पदार्थ का पतला खोल जिसमें सभी जीवित चीजें शामिल हैं, जिसमें सभी जीवित चीजें शामिल हैं। यह इसका राइट आंसर होगा। या आप इंग्लिश में ऐसे पढ़ सकते हैं, अ थिन सेल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑन विच सरफेस ऑफ अर्थ कंप्राइजिंग ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स। ठीक है, कंप्राइजिंग ऑफ द ऑल लिविंग थिंग्स। मैंने आपको बताया था बायोस्फीयर क्या है, जिसके अंदर हम एक खोल है, जिसके अंदर हम जो है रह रहे हैं, जितनी भी जीवित चीजें हैं वो उसके अंदर रह रही हैं, चाहे ह्यूमन हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो आपका कीड़े मकोड़े हों, इंसेक्ट्स हों, वो सारे जो हैं वो किस में आते हैं? बायोस्फीयर में। नेक्स्ट है, एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ 79% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम, वेट, डेंसिटी, ऑल ऑफ दीज। तो पूछा है कि वायुमंडल में 79% नाइट्रोजन तथा 21% ऑक्सीजन किसके द्वारा होता है? आयतन में होता है, वजन में होता है, घनत्व में होता है, या इन सब में होता है? यह ऑप्शन पूछा गया है। तो किस में होता है? वजन में होता है। किस में होता है? बाई वेट होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो आपका गैसेस की मात्रा होती है वो बाई वेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वर्ड एनवायरमेंट इज ड्राइव फ्रॉम, ये पहले मैं इसका एक एग्जाम्पल बता चुका हूं, तो आप लोग आराम से कर लें। ग्रीक, फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश, यूनानी, फ्रेंच, स्पेनिश, अंग्रेजी। तो ये किसका है? ये तो आपको पता चल ही गया होगा, मैंने अभी बताया था, इससे पहले क्वेश्चन कराया था। तो फ्रेंच का वर्ड है, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। विच एमंग द फॉलोइंग द इज ए क्लाइमेटिक फैक्टर? प्रेशर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ऑल ऑफ द एबव। निम्नलिखित में से कौन एक जलवायु का कारक है? दबाव, नमी, तापमान, या ऊपर के सभी। तो ये सब किसके कारक हैं? क्लाइमेटिक फैक्टर के कारक ही हैं। तो इसमें क्या आंसर होगा? ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 5 मई, 5 जून, 18 जुलाई, 16 अगस्त। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यह भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको सबको पता है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर एनवायरमेंटल इशू इन्वॉल्व इन माइनिंग? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल डिग्रेडेशन, ऑल ऑफ द एबव। खनन में शामिल प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो खनन में जो शामिल कौन कौन से मुद्दे हैं? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी की अवनति, या सॉइल डिग्रेडेशन, या ऊपर के सभी। तो जो खनन जब हम करते हैं, तो जब खनन करते हैं तो उससे सॉइल, एयर भी पॉल्यूटेड होती है, वहां आसपास का वाटर भी पॉल्यूटेड होता है, सॉइल तो पॉल्यूटेड, डिग्रेडेशन सॉइल का होता ही है। डिग्रेडेशन का मतलब है डिग्रेड होना, मतलब टूटना। ठीक है, सॉइल का विभक्त हो जाना, और ऊपर के सभी। तो यहां पर क्या आंसर होगा? ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन द फ्यूचर नीड्स, प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बींग्स, बैलेंस बिटवीन द ह्यूमन नीड्स एंड द एबिलिटी ऑफ द अर्थ टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें होगा आपका सतत विकास का अर्थ है भविष्य की जरूरतों को समझौता किए बिना वर्तमान जरूरतों को पूरा करना, मनुष्य की प्रगति, मानव आवश्यकताओं संसाधन प्रदान करने के लिए पृथ्वी की बीच क्षमता के बीच संतुलन, और डी ऊपर के सभी। तो देखिए, सतत विकास का अर्थ क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? तो देखिए, जैसे हमारे पास हम लोग, आपने देखा होगा कि चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, प्राइम मिनिस्टर हों, अब के हों या पहले के हों, सभी लोग कहते हैं कि जो भारत की जो जैविक संपदा है, या जो आपकी मूल्यवान संपदाएं हैं, जो आप जैसे आपका खनिज हैं, मेटल्स हैं, या आपका वाटर है, जिसको हम दोबारा रिक्रिएट नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, हम उसको दोबारा तैयार नहीं कर सकते, या उसको शुद्धिकरण हम बहुत मुश्किल से करते हैं, तो उसको बचाइए जिससे सब तक वो पहुंचे, या आने वाली पीढ़ी को उसकी क्राइसिस का सामना ना करना पड़े। आप कोयला यूज कर लेंगे तो फिर कोयला आपको कहाँ मिलेगा? पेट्रोलियम आप सारा यूज करते जाएंगे, फिर कहाँ मिलेगा? और उससे पोल्यूशन भी बढ़ेगा। तो हमको ये देखना है कि हम अपनी जरूरतों को भी पूरा कर लें, अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा कर लें, और पृथ्वी की जितनी क्षमता है उसके बीच में एक संतुलन भी बना लें। ठीक है, इसीलिए आपने क्या किया? पहले आपकी डीजल गाड़ी एकदम आविष्कार हुआ है, आपका डीजल इंजन आए,
कोयले इंजन आए, कोयले के बाद फिर हुआ भाई कि कोयला तो खत्म हो जाएगा इस प्रकार से, तो डीजल आया, डीजल की भी यही पोजीशन आई, तो फिर अब इलेक्ट्रिसिटी पे आ गए हम लोग, है ना। अब उसके बाद बुलेट और ये सब चीजों पर भी रिसर्च चली रही है। तो ये इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, बैलेंस बिटवीन द ह्यूमन नीड्स एंड द एबिलिटी ऑफ अर्थ टू प्रोवाइडेड द रिसोर्सेज इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ओके, आप लोग टिक करते रहिए, इसके पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी टू अवॉइड द नेगेटिव इंपैक्ट ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन इज, इंडस्ट्री शुड बी क्लोज, डोंट अलाउ द न्यू इंडस्ट्री यूनिट्स, इंडस्ट्री शुड ट्रीट ऑल वेस्ट जनरेटेड बाई इट बिफोर डिस्पोजल, इंडस्ट्रीज शुड बी शिफ्टेड फार अवे फ्रॉम ह्यूमन हैबिटेट्स। पूछा गया है औद्योगिकीकरण के कारण नकारात्मक प्रभाव से बचने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है उद्योग ही बंद कर दो, नई औद्योगिक इकाइयों को अनुमति ना दो, उद्योगों को निपटाने से पहले अपने द्वारा उत्पन्न किए गए सभी कचरे का उपचार करना चाहिए, उद्योगों को मानव आवास से बहुत दूर स्थानांतरित किया जाना चाहिए। तो आपका इसमें सही कौन सा सही आंसर होगा कि जो उद्योग है वो जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, मानव से दूर कर लोगे ऐसा तो नहीं, आबादी बढ़ेगी तो वहां पर पहुंचेगा, मानव से कितना दूर ले जाओगे। तो जो उद्योग जो रॉ प्रोडक्ट बना रहा है या ऐसे प्रोडक्ट वेस्ट मटेरियल बना रहा है जिससे नुकसान है नेचर को, उसको क्या कर ले, सबसे पहले उसका उपचार कर ले, ट्रीटमेंट कर ले, और ट्रीटमेंट के बाद जो है वो डिस्पोज ऑफ करे। तो इसीलिए लिखा है इंडस्ट्री शुड ट्रीटेड ऑल द वेस्ट जनरेटेड बाई इट बिफोर डिस्पोजल। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट will not aim at social economic development which optimize the economic and social benefits available in the present without spoiling the likely potential for similar benefits in the future. Reasonable, B option है reasonable and equally distributed level of economic well-being that can be perpetuated continually. Development that meets the needs of the present without compromising the needs of future generation to meet their own needs. जो मैंने अभी पहले बताया था, मैक्सिमाइजिंग द प्रेजेंट डे बेनिफिट्स थ्रू द इंक्रीज रिसोर्सेज कंजप्शन, मतलब आपका इसका हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़ते हैं जिससे आपको समझ में आए, सतत विकास का लक्ष्य नहीं होगा, सतत विकास का लक्ष्य नहीं होगा, सामाजिक आर्थिक विकास जो वर्तमान में उपलब्ध आर्थिक और सामाजिक लाभों को अनुकूलित करता है, भविष्य में इस तरह के लाभों की संभावित क्षमता को खराब किए बिना। ठीक है, मतलब आप अपना जो विकास है, जो जितना उपलब्ध है वर्तमान में, उसको आप जो है यूज कर लिया, भविष्य में किसी संभावित क्षमता को खराब ना करो। और दूसरा ऑप्शन है आर्थिक कल्याण का उचित और समान रूप से वितरित स्तर निरंतर बनाए रखा जा सकता है। और सी ऑप्शन है विकास को भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की जरूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। यह बिल्कुल आपका जो मेथड है, जो इसमें पूछा गया है उस मेथड में यह बिल्कुल सही कह रहा है। क्या कह रहा है? बिल्कुल सही कह रहा है। विकास की जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने और जरूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। यह और डी ऑप्शन है बढ़ी हुई संसाधन की खपत माध्यम से वर्तमान लाभ को अधिकतम करना। ये नहीं होगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सी ऑप्शन क्या है? डेवलपमेंट दैट मीट्स नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। ओके, तो आप भी कर लें और जो आपकी फ्यूचर जनरेशन है वो भी उसी तरीके से करती रहे। द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द मॉडर्न एग्रीकल्चर, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल डिग्रेडेशन, वाटर लॉगिंग, ऑल ऑफ द एबव। तो आपसे पूछा है कि जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है इससे हमें नुकसान क्या हुआ? जल प्रदूषण, मिट्टी का डिग्रेडेशन हुआ, मिट्टी की क्वालिटी डाउन हुई, या मिट्टी का डिग्रेड हो गई, मिट्टी नष्ट होने लगी, या वाटर लॉगिंग हुई, या ऑल ऑफ द एबव। तो भैया यहाँ पर कोई मिट्टी का जो है वो डिग्रेडेशन होना शुरू हो गया, वो कमजोर होनी शुरू हो गई। ओके, नेक्स्ट है आपका सॉइल इरोजन रिमूव सरफेस ऑफ विच कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर,
प्लांट न्यूट्रिशंस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। ठीक है। आप मृदा अपरदन सतही मृदा को हटा देता है जिसमें कार्बनिक पदार्थ, पौधों के पोषक तत्व सी, ए एंड बी दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका जो इसमें सही आंसर होगा वो क्या होगा? कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थों को क्या करता है? हटा देता है मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाटर लॉगिंग इज द फिनोमिना इन विच क्रॉप आर रोटेटेड, soil root zone become the saturated due to the over irrigation, erosion of soil, none of the above। वाटर लॉगिंग पूछा है, क्या होता है वाटर लॉगिंग? तो सॉइल रूट जोन बिकम द सैचुरेटेड ड्यू टू ओवर इरिगेशन। ठीक है, सॉइल रूट जोन बिकम सैचुरेटेड ड्यू टू द ओवर इरिगेशन। ये क्या होता है? ये होता है आपका वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग देखिए होता क्या है, फिर से हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये जमीन है और यहाँ पर ये आपके पौधे लगे हुए हैं, ये पौधे इस तरीके से लगे हुए हैं। ओके, ये देखिए इस तरीके से पौधे। अब क्या है भाई, आपने ऊपर भी पानी दे दिया, नीचे पूरी सैचुरेशन हो गई, जमीन पूरी सैचुरेट है तो पानी का मूवमेंट क्या हो गया? रुक गया। अब पानी यहीं पर पूरा जमा रहेगा तो इसको बोलेंगे, या इसकी जड़ों में जमा रहेगा, ऊपर ना दिखेगा, जड़ों में जमा रहेगा दलदल की तरह, तो इसको बोलेंगे वाटर लॉगिंग। इससे क्या होता है? फसलों की जो जड़ें हैं वो सड़ने लगती हैं, पेड़ सूखने लगते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? इसमें अधिक सिंचाई के कारण मृदा जड़ क्षेत्र संतृप्त हो जाना, या सॉइल रूट जोन बिकम द सैचुरेटेड ड्यू टू द ओवर इरिगेशन। ये मैंने अभी आपको फिगर से समझाया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है द इम्पैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। डैम्स के जो बांध होते हैं उनके निर्माण के लिए जब निर्माण करते हैं तो उसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, क्या प्रभाव पड़ते हैं? ठीक है, तो सबमर्ज्ड फॉरेस्ट, लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, डैमेज डाउन स्ट्रीम इकोसिस्टम, ऑल ऑफ द अबव। बांधों के निर्माण का प्रभाव जलमग्न जंगल, वन्य जीवन आवास का नुकसान, डाउन स्ट्रीम पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाता है, या ऊपर के सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आपका सबको नुकसान होता है, चाहे वो जल हो, जंगल हो, चाहे वो वन्य जीव हो वहां के, और चाहे आपका इकोसिस्टम हो। ठीक है, तो सबको नुकसान पहुंचता है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 क्वेश्चन, व्हाट वुड यू डू टू प्रिवेंट एनवायरमेंटल डैमेज? प्लांट ट्रीज, हाल्ट डिफॉरेस्टेशन, हाल्ट का मतलब रोकना, कंट्रोल पॉल्यूशन, ऑल ऑफ द अबव। पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? पेड़ लगाएंगे, वनों की कटाई रोकेंगे, प्रदूषण को नियंत्रित करेंगे, या ऊपर के सभी? तो हियर इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। आप सब कुछ करेंगे। ओके, नेक्स्ट है एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, ठीक है, इज द स्टडी ऑफ फिजिबिलिटी of a project, is a study of biophysical characteristic of the environmental that may result from a human action, both A and B and none of the above। तो इसमें जो सही ऑप्शन है, सिंपल सी बात है, क्या होता है ये एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट? क्या होता है? ये होता है आपका इट इज द स्टडी ऑफ द बायोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एनवायरमेंट दैट मे रिजल्ट फ्रॉम अ ह्यूमन एक्शन। मतलब वह हम अभिलक्षण पढ़ते हैं जिसमें ह्यूमन के एक्शन से जो रिजल्ट निकलता है, जो परिणाम निकलता है इन्वायरमेंट पर, वो है इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, कि ह्यूमन जब है कुछ करेगा तो इसके क्या परिणाम निकलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस? यूज केमिकल फर्टिलाइजर, यूज इंसेक्टिसाइड्स, या आप ये कह सकते हैं पेस्टिसाइड्स, यहाँ इंसेक्टिसाइड्स लिखा है, इसको पेस्टिसाइड भी कह सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, या नन ऑफ द एबव। ठीक है, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन एक परियोजना की व्यवहार्यता का अध्ययन है, पर्यावरण की पर्यावरण की आपकी, यहां पर ये जो आपका ऑप्शन हो गया है ये गलत पेस्ट हो गया है, तो इसको थोड़ा सा रिमूव करिएगा। 25 को रिमूव करिएगा। ठीक है, अब इंग्लिश में ही हम इसको समझ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस? द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, यूजिंग द इंसेक्टिसाइड्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नन ऑफ द एबव।
तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग। आपने सुना होगा कि जब एनवायरनमेंट के लिए मोस्ट फ्रेंडली कौन सी है चीज, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या है, सबसे पहले ये बात करते हैं। देखिए इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ये जो है ये किसी दूसरे का कॉपी हो गया है, तो इसको आप रिमूव कर दीजिएगा, ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। तो हम ये बताते हैं कि आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसमें हम कोई भी पेस्टिसाइड्स का यूज ना करें, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग ना करें, सिर्फ गोबर की खाद का या बर्मी कंपोस्ट का, जो केचुए की खाद होती है, केचुए से बनाई जाती है, उसका हम प्रयोग करें, ठीक है। तो इसका जो है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है आपका ए हर्बीवोरस इज आल्सो नोन एज प्रोड्यूसर, फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर, थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर। एक शाकाहारी को के रूप में भी जाना जाता है, निर्माता के रूप में, पहला ऑर्डर उपभोक्ता के रूप में, द्वितीय ऑर्डर उपभोक्ता के रूप में, तृतीय क्रम उपभोक्ता के रूप में। तो किसमें जाना जाता है यह पूछा है, ठीक है। तो आपका चाहे पहला क्रम उपभोक्ता के रूप में, दूसरा क्रम उपभोक्ता रूप में, या तीसरा क्रम उपभोक्ता रूप में, या फिर निर्माता के रूप में। तो शाकाहारी को आपको माना जाता है पहला क्रम उपभोक्ता के रूप में, या फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर के रूप में, फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर के रूप में। ये आपका यहाँ पर ए ऑप्शन है, ठीक है। तो डोंट वरी, आप ज़्यादा इसके लिए बेफिक्र होइएगा, ये ए ऑप्शन है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। ओके, नेक्स्ट है आपका अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन, क्लोरोफिल। सेकेंड, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ऑक्सीजन, क्लोरोफिल। तब प्रकाश संश्लेषण का क्या उत्पाद है, आप प्रकाश संश्लेषण से हमको क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ फूड वेब आर ग्रीन प्लांट, सन, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशंस, एनिमल्स। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है हरे पौधे, रवि या सूर्य, और अकार्बनिक पोषक तत्व, या जानवरों। कौन है आपका, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सिंपल सा है। इसका सन जो है वो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम काइंड लिविंग इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम रेफर्स टू अ कम्युनिटी, स्पीशीज, पॉपुलेशन या कंज्यूमर्स। एक ही स्थान पर रहने वाले, एक ही समय में रहने वाले, एक ही प्रकार के जीवों के समूह को संदर्भित किया जाता है। समुदाय में, प्रजातियां में, जनसंख्या में, उपभोक्ताओं में। तो आपका किसमें किया जाता है, यह आपका कहलाएगा जनसंख्या में। किसमें कहलाएगा, जनसंख्या में। एक ही स्थान पर रहने वाले, एक ही समय में रहने वाले, और एक ही प्रकार के जीवों को क्या कहा जाएगा, उसकी जनसंख्या निकाली जाएगी, ठीक है, या पॉपुलेशन कही जाएगी। विच ऑफ द दीर ऑर्गेनिज्म हैज अ डाइट कंसिस्टिंग ओनली ऑफ द प्लांट मैटर, ओमनीवेरस, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, इंसेक्टिवोरस। इनमें से किस जीव का आहार केवल पादप द्रव्य से युक्त होता है, सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी या कीट। तो आपका जो इसमें आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा, जब जीवन सिर्फ पादप पे आधारित है तो वो क्या कहलाएगा, शाकाहारी कहलाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आपका द ट्रू एंड ऑफ एनी फूड चेन इज द डिकम्पोजर, प्रेडेटर, कंज्यूमर या ह्यूमन। किसी खाद्य श्रृंखला का सही अंत होता है अपघटक या प्रेडेटर होता है। प्रेडेटर मतलब दरिंदा, मतलब खाने वाला जीव जंतुओं को, उपभोक्ता या इंसान, ठीक है। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा, अपघटक। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, आप सुनिए, सोचिएगा कि आप एक मान लीजिए आपका बकरी थी, गोट थी, गोट ने आपका सन से पहले पेड़ ने एनर्जी दी, ट्री को गोट ने खाया और गोट को लायन ने खाया, ठीक है। लायन जो है जब डेड हो गया तो इसको किसने, आपका अपघटक ने इसको खा लिया, है ना। तो इस तरीके से ये लास्ट होती है किसी खाद्य श्रृंखला का सही अंत यही होता है। द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल इन द ए लेक, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन्स, फिशेज या बेंथोज। झील में दूसरा पोषी स्तर है पादप प्लवक, जोलाप्लैंक्टन या मछलियों का वर्ग या बेंथोस। तो क्या है आपका जो आपका सेकेंड ट्रॉपिक लेवल इन द लेक, क्या है आपका दूसरा पोषी स्तर, वो होगा आपका
जू प्लांक्टन्स। ये आपका एक्चुअली क्या होता है मैं बता देता हूँ। ये जू प्लांक्टन्स क्या होते हैं, ये छोटे छोटे से कीड़े जैसी संरचनाएं होती हैं, इनकी वाइट कलर के होते हैं हल्के से, और इनको जो है जो समुद्री जीव हैं जो, या जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं जैसे मछलियां हैं, ये समय ये इनको खाते हैं, ठीक है, और इनसे एनर्जी गेन करते हैं, तो इनको बोलते हैं जू प्लैंक्टन्स। ओके, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट ए पायोनियर स्पीसीज इन अ सक्सेशन, लाइकेंस, ह्यूमंस, हर्ब्स, एनिमल्स। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराधिकार में अग्रणी प्रजाति के रूप में कार्य कर सकता है? लाइकन इंसानों में, जड़ी बूटियों में, जानवरों में। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? लाइकन इज द राइट आंसर। लाइकन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी फ्लो इज एन इकोसिस्टम इज बाई डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल या ऑलराउंड्स। एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या कैसा होता है? द्विदैशिक होता है, दिशाहीन होता है, या अनडायरेक्शनल होता है, या बहुदैशिक होता है, या सभी दिशाओं में होता है, सभी दौर में होता है, ऑलराउंडर जिसे बोलते हैं। तो यहाँ आपका किस में होगा? या बहुदैशिक होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है, बहुदैशिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड इकोसिस्टम? टिश्यू कल्चर, हर्बेरियम, एक्वेरियम, फॉरेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित परितंत्र का उदाहरण है? ऊतक संवर्धन, सूखी वनस्पतियों का संग्रह, मछली घर, वन। तो आपका कौन है इसमें? तो इसमें आपका सी है, मछली घर या एक्वेरियम हम आप बनाते हैं, इसको मैन मेड इकोसिस्टम बोलते हैं। ओके, पिरामिड ऑफ द एनर्जी इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम इज ऑलवेज इन्वर्टेड, अपराइट, लीनियर, इरेगुलर। तालाब के परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है उल्टा होता है। ये ईमानदार का मतलब नहीं है, यहाँ पर अपराइट है, ठीक है, ऊपर से सीधा। यहाँ इन्वर्टेड उल्टा है, या फिर ऐसा है, या फिर सीधा है, या फिर टेढ़ा बेढ़ा है। इस तरीके से इसका कहने का मतलब है, ठीक है। तो आपका जो सही होगा ये क्या होगा? अपराइट होगा। कैसा होगा? अपराइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इफ इन अ पॉपुलेशन natality is balanced by mortality then there will be, ठीक है। मोर्टेलिटी क्या होता है? मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर, है ना। ए ऑप्शन है डिक्रीज इन अ पॉपुलेशन ग्रोथ, इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन ग्रोथ, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, ओवर पॉपुलेशन। यदि किसी जनसंख्या में जन्म दर को मृत्यु दर से संतुलित किया जाता है तो क्या होगा? जनसंख्या की वृद्धि में कमी होगी, जनसंख्या की वृद्धि में वृद्धि होगी, शून्य जनसंख्या वृद्धि होगी, या अधिक जनसंख्या होगी, ठीक है। तो आपका इसमें जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सी होगा। यदि किसी जनसंख्या में जन्म दर और मृत्यु दर को संतुलित कर, मतलब आपका यहां पर नेटिलिटी नहीं करिए, ये जन्म दर को इसको फर्टिलिटी कर लीजिए, है ना, जन्म दर या नेटिलिटी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस एक ही है, वर्ड एक ही है। फर्टिलिटी मतलब जन्म दर, प्रजनन दर, ये फर्टिलिटी बोलते हैं प्रजनन दर, ठीक है। लेकिन जन्म दर मतलब बच्चा आपका पैदा हो गया, आपका वो पॉपुलेशन कंट्रोल में जुड़ने लगा है, पॉपुलेशन में आने लगा है, तो उसको नेटिलिटी बोलेंगे। अब हम नेटिलिटी को और मोर्टेलिटी को, मृत्यु दर को, दोनों को हमने बैलेंस कर लिया। मतलब दो पैदा हुए तो दो मरे, तो क्या जनसंख्या में वृद्धि होगी? नहीं होगी। तो फिर उसको क्या बोलेंगे? शून्य जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, या जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, इन अ पिरामिड ऑफ द नंबर ग्रासलैंड इकोसिस्टम द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज दैट ऑफ हर्बीवोरस, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स। घास के मैदानों के परतंत्रों में संख्याओं के पिरामिड में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? शाकाहारी, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, प्रोड्यूसर्स। तो आपकी जो सबसे अधिक जनसंख्या है, सबसे अधिक संख्या है, वो किसकी है? शाकाहारियों की है। किसकी है? शाकाहारियों की। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ दीज बिलोंग टू द कैटेगरी प्राइमरी कंज्यूमर्स गेजिंग फूड चेन? स्नेक एंड फ्रॉक्स,
इंसेक्ट्स एंड कैटल, ईगल एंड स्नेक, काऊ एंड रैबिट। इनमें से कौन सा चराई खाद्य श्रृंखला के प्राथमिक उपभोक्ताओं की श्रेणी से संबंधित है? सांप और मेढक, कीड़े और मवेशी, ईगल और सांप, गाय और खरगोश। तो आपका कौन संबंधित है? तो गाय और खरगोश, ये दोनों आपके घास खाते हैं। नेक्स्ट है आपका द पिरामिड ऑफ द एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। अपराइट का मतलब समझ गए ना, ऐसा, ठीक है। फॉर द इकोसिस्टम द सिचुएशन इंडिकेट्स दैट herbivores have better energy conservation efficiency than carnivorous. Producer have the lowest energy conversion efficiency. Carnivores have better energy conversion efficiency than herbivores. Energy conversion efficiency is the same all trophic levels. मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ तो क्योंकि मुझे जल्दी को इसको ख़त्म करना है, लेक्चर लंबा ना होने पाए। तो एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी इज सेम एट ऑल द ट्रॉपिक लेवल्स। किसी भी परतंत्र के लिए ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। यह स्थिति इंगित करती है कि मांसाहारियों की तुलना में शाकाहारी जीवों में बेहतर ऊर्जा का रूपांतरण क्षमता होती है। उत्पादक ऊर्जा रूपांतरण दक्षता कम होती है। मांसाहारियों में शाकाहारी की तुलना में बेहतर ऊर्जा रूपांतरण क्षमता होती है। और डी है ऊर्जा रूपांतरण की दक्षता सभी पोषी स्तरों पर समान होती है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? जो ऊर्जा रूपांतरण की जो दक्षता होती है वो सभी पोषी स्तरों में क्या होती है? समान होती है, ना किसी में कम होती है ना किसी में ज़्यादा होती है। तो एनर्जी जो कन्वर्जन है, एनर्जी कन्वर्जन जो एफिशिएंसी है वो आपकी हर जगह हर पॉइंट पर क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट? पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो 41 का जो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा? पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गैसियस बायोकेमिकल साइकिल? Which one of the following is not a gaseous biogeochemical cycle? नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, सल्फर साइकिल, फास्फोरस साइकिल, ठीक है। तो गैसियस बायोजियोकेमिकल पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस। तो आपका कौन सा नहीं है? बड़ा आसान है आपका ये क्वेश्चन, फास्फोरस ये आपका नहीं है, बाकी सब गैसियस हैं। ओके, यहाँ तक फास्फोरस तक खिंच गया, फास्फोरस नहीं है, बाकी ये सब क्या है? ये सब गैसियस हैं। आप लोगों ने चक्र पढ़े होंगे। डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट्स, यहाँ पर आपका डेजर्ट्स, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड टुंड्रा रीजन्स आर द एग्जांपल ऑफ अ बायोमास बायोजियोग्राफिकली रीजन्स, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर। मरुस्थल, घास के मैदान, जंगल, टुंड्रा क्षेत्र किसके उदाहरण हैं? बायोमास के हैं, जैव भौगोलिक क्षेत्र के हैं, पारिस्थितिकी प्रणालियां हैं या जीवमंडल हैं। तो आपका ये क्या है? ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बहुत सिंपल सा है, ये पारिस्थितिकियां क्या हैं? इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकियां प्रणाली हैं। आपसे मैंने बताया सबसे छोटा इकोसिस्टम सबसे बड़ा इकोसिस्टम है ना। फॉरेस्ट क्या है? एक इकोसिस्टम है। सी क्या है? इकोसिस्टम है। डेजर्ट क्या है? इकोसिस्टम है। टुंड्रा, टाइगा ऐसे ही क्षेत्र होते हैं जो ठंडे होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा जहाँ पर एस्किमो रहते हैं वो उनका एक क्षेत्र है, ठीक है। द अपराइट पिरामिड नंबर इज एब्सेंट इन लेक, पॉन्ड, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट। संख्याओं का सीधा जो पिरामिड होता है अपराइट, वो उसमें कौन सा अनुपस्थित होता है? झील, तालाब या घास के मैदान या जंगलों में। तो किसमें अनुपस्थित होता है ये पूछा है आपका। तो ये जो आपका सही आंसर किसमें अनुपस्थित होता है वो होता है आपका फॉरेस्ट में। जंगलों में जो है वो आपका अपराइट पिरामिड में ऑफ नंबर्स जो है वो अनुपस्थित होते हैं। द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इन इकोलॉजिकल सक्सेशन इज क्लाइमैक्स, पायोनियर, सेरे, कार्निवरस। पारिस्थितिकी उत्तराधिकार में अंतिम स्थिर समुदाय है उत्कर्ष, प्रथम अन्वेषक, मुरझाया हुआ या आपके सेरे या मांसाहारी। तो आपका लास्ट वाला कौन सा है? आपका उत्कर्ष या क्लाइमैक्स। फाइनल स्टेबल आपका कम्युनिटी इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मास ऑफ द लिविंग। ये बहुत आसान क्वेश्चन थे तो मैंने इनको जल्दी आपको बता दिया है। आपने अगर थोड़ी भी इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ी होगी तो ये सब चीज़ें आपको बहुत पहले से पता होंगी। मास ऑफ द लिविंग मैटर आर द
लेवल इन अ एरिया एट अ गिवन टाइम इज कॉल्ड स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग क्रॉप, ह्यूम्स, डेट्रीटस। ठीक है, डेट्रीटस क्या होता है? डेट्रीटस बोलते हैं कतरे, या जहां पर छोटे छोटे जो कतरन जैसे हो संरचना। तो इन किसी क्षेत्र में किसी निश्चित समय पर पोषी स्तर पर जीवित पदार्थ के द्रव्यमान को कहा जाता है स्थायी अवस्था, खड़ी फसल, धरण या कतरे। कतरे मतलब जो कटी हुई एक छोटी सी संरचना हो, तो उसको बोलते हैं आपका स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाइड्रच सक्शन टेक्स प्लेस इन ड्राई एरियाज, बेयर एरियाज, वेटर एरियाज या नन ऑफ द अबव। हाइड्रार्च अनुक्रमण होता है शुष्क क्षेत्र में, नंगे क्षेत्र में, या बेयर एरियाज में। नंगे मतलब जहां पर कुछ ना हो, है ना, बिल्कुल जंगल सा हो, बिल्कुल वीरान सा हो, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो आपका ये किस में होगा? गीले क्षेत्र में होगा। किस में होगा? हाइड्रच। आपको हाइड्रा से ही पता चल गया होगा। ठीक है, यह गीला क्षेत्र होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ए हार्बीवोरस इज आल्सो नोन एज प्रोड्यूसर, फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर, थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर। शाकाहारी को किसके रूप में जाना जाता है? मैंने आपको पहले ही बता दिया, फर्स्ट ऑर्डर उपभोक्ता, फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। ये क्वेश्चन आपका कॉपी हो गया था, तो इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन करते रहेंगे। देखिए एक रिवीजन हुआ तो आपको ये पता भी चला कि हाँ भाई ये सही है। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, ये भी आपका कौन सा है प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन, क्लोरोफिल। तो इसमें फोटोसिंथेसिस का जो प्रोड्यूसर है वो क्या है आपका? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस का उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ वेब फूड वेब इज ग्रीन प्लांट, सन, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशंस या एनिमल्स। तो आपका प्राइमरी सोर्स क्या होता है ऊर्जा का? सन होता है। प्राइमरी सोर्स ऊर्जा का क्या होता है? सन होता है। प्राइमरी सोर्स ऊर्जा का क्या होता है? सन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने इसलिए भी आपको दिया है कि थोड़ा रिपीट किया, जिससे मैं आपको बता सकूं कि देखिए ये क्वेश्चंस आएंगे तो आपको याद रहेंगे या नहीं याद रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक के मैंने ये एनवायरमेंटल स्टडीज के क्वेश्चन करा दिए हैं। मुझे आशा है इसमें से कुछ ना कुछ आपका जरूर पूछा जाएगा। एक बात देखिए, ये मेरा भी बहुत ज़्यादा कोर नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों की हेल्प के लिए आपको पढ़ा रहा हूँ एनवायरमेंटल स्टडीज। सिविल में इसका पोर्शन नहीं होता है। ठीक है, बहुत कम होता है या फिर ना के बराबर होता है। तो आपसे मेरी गुजारिश ये रहेगी, जो हमसे सहायता आपके लिए मिल सकती है वो आप ग्रहण कर लीजिए। पढ़ना बुरा नहीं रहता है, हमसे पढ़िए, 4 लोग औरों से समझिए और आपका पेपर अच्छा जाए, ये मेरी कामना रहेगी, ये मेरी इच्छा रहेगी। अगला लेक्चर लेके मैं जल्द ही आपके सामने उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप मेरे लेक्चर को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और अपने मित्रों इष्ट मित्रों तक पहुँचाते रहें।